हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज ये नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं और ये जो चैप्टर है इसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आपको एक बात बहुत फ्रैंकली बताऊं, जब मैं अपने 11th 12th 9th 10th क्लास के टाइम पर था, मुझे इस चैप्टर से न जाने क्यों डर लगता था। अब डर के कई रीजन हो सकते हैं। या तो डर का ये रीजन हो सकता है कि उस टाइम पर उस तरह का मुझे नहीं पढ़ाया किसी ने कि मुझे ये चैप्टर अच्छा लगने लग जाए। मुझे बायो को अच्छा लगने का पूरे के पूरे ओवरऑल बायो की अगर मैं बात करूं तो बायो मुझे अच्छा इसीलिए लगता था कि वहां पर जो हमारे टीचर थी, मैम थी बायो की, वो बहुत अच्छा पढ़ाती। और कहीं ना कहीं जो हमारे मैथ्स वाले सर थे, वो भाई मार कुटाई मचाते थे सही से बच्चों में, और उनसे लगता था हमें डर। एक बार उन्होंने इतना मारा मुझे मैथ के ऊपर, कुछ मैंने गड़बड़ कर दी थी, मारते मारते टेबल के नीचे घुसा दिया उन्होंने मुझे। तो उस दिन से हमें हो गया, मैथ से हमें नफरत हो गई। और कहा कि चलो यार, मैथ वैथ में कुछ रखा नहीं है मार पिटाई के सिवा, एक काम करते हैं, अपना बायो की तरफ ध्यान देते हैं, जो कि उस टाइम पे हमें लगता था कि रियल साइंस है। तो टीचर अगर आपको अच्छा मिल जाए तो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगने लग जाता है, वरना सब्जेक्ट भी आपको अच्छा नहीं लगता। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ाने की, ताकि ये चैप्टर सारा का सारा आपकी समझ में आ जाए अच्छे से, और आप इसको पढ़ के आगे अप्लाई कर पाए। इसको अच्छे से पढ़ के आप अपने क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर पाए। तो चैप्टर है सेल साइकिल, या फिर हम जिसको बोलते हैं सेल डिवीजन। तो एनसीईआरटी में काफी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, थोड़ी देर के लिए अपने पेन कॉपी रख दीजिए साइड में। मैं क्या कहता हूं उसको ध्यान से सुनिए। नोट्स तो आप बाद में भी बना लेंगे, और जो नोट्स आपको मिलते हैं एफिनिटी की तरफ से, उसको देखकर आप कॉपी करके भी बना लेंगे। चलिए, यहां पर एक वर्ड है सेल। सेल का पूरा कच्चा चिट्ठा, सेल क्या होता है, सेल कैसे होता है, सेल कितने होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, सब कुछ हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में, जिसमें हमने, चलिए शुरू में थोड़ा सा यहां पर इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूं कि सेल का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। दो वर्ड आते हैं यहां पर। एक वर्ड आता है बच्चों स्ट्रक्चरल, दूसरा वर्ड आता है फंक्शनल। स्ट्रक्चरल की अगर मैं आपसे बात करूं, इफ लेट्स से, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूं। मैं आप लोगों के सामने अभी खड़ा हुआ हूं यहां पर, और आप देख सकते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा जो है बॉडी है, स्किन है, बाल है, सब कुछ चीजें हैं। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो हर एक चीज किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है हर एक चीज। ओके, हर एक चीज सेल से मिलकर बनी हुई है। तो जो हमारी बॉडी है वो बनी किससे है? सेल से बनी है। इसी के लिए इसकी डेफिनेशन में ये जो वर्ड है स्ट्रक्चरल, ये यूज किया गया है। इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। इसके आगे एक और वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, फंक्शनल। इसका फंक्शनल का मतलब क्या है? इफ आई टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें अगर हम बात करें सिंपल से, बहुत जो एक ऐसी चीज है जिसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और वो है क्या? मेटाबॉलिज्म। वो है क्या? मेटाबॉलिज्म। क्या मेटाबॉलिज्म बिना सेल के हो सकता है? नहीं। जितना भी मेटाबॉलिज्म अभी किसी एनिमल में हो रहा है, लिविंग एनिमल में, जो ये जितनी भी प्रक्रिया है, जितना प्रोसेस चल रहा है, वो सेल में ही चलेगा। हर एक इंडिविजुअल सेल की ये खासियत रहेगी कि उसमें कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, और बिना इसके वो सेल नहीं कहलाएगा। और इसीलिए जब ये सारे फंक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं, तो सेल को डेफिनेशन दी गई कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और ये फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ की। इसीलिए सेल को कहा गया इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी के बारे में एक चीज है यहाँ पर, एक और थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ते हैं इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हुए, तो हमें ये पता लगाना होता है कि सेल्स कैसे बनते हैं, सेल आखिर बनते कैसे हैं। बच्चों, एक साइंटिस्ट थे, ये वाले साइंटिस्ट नहीं है, फरमान सर है आपके, मैं ही हूँ। हाँ, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा
क्या कहा? एक साइंटिस्ट थे बच्चों, उन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले, इसका मतलब है ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। राइटिंग जो है बच्चों, कभी कभी वो डॉक्टर वाली फॉर्म में चली जाती है। इस पे इतना ज्यादा आप लोग ये मत समझना कि मैं आपको पढ़ाने में थोड़ा आलस कर रहा हूँ, आलस बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आदत हो जाती है, ज्यादा लिखते लिखते होती नहीं है, वो डॉक्टरों को आदत हो जाती है, तो इस तरह से तो चली जाती है कभी कभी राइटिंग ऐसे। इसका मतलब ये है ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका एग्जाम्पल, अभी हम सेल साइकिल पढ़ने वाले हैं, हमको ये पता होना चाहिए सेल साइकिल शुरू कहाँ से हो रही है, इसकी जरूरत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों सेल साइकिल जो है इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, क्यों ये लाइफ से जुड़ी हुई है। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा सेल थ्योरी में, जिन्होंने बताई थी, उन्होंने कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले। इसका मतलब है ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब ये है अगर कोई एक नया इंडिविजुअल जन्म ले रहा है, इसी का एग्जांपल ले लो, यहाँ पर ये बना हुआ है, इसके कल को बच्चे भी होंगे, जो बच्चे वह पैदा हुए हैं वो कैसे हुए, यानी कि पहले से पेरेंटल सेल्स थे, उन्हीं ने जन्म दिया है नए बच्चे को। इसकी अगर हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल में, एक स्पर्म होता है हम जानते हैं, एक ओवम होता है हम जानते हैं, दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं हम जानते हैं, बहुत इजी सी चीज है। हाँ तो बच्चों, हम बात कर रहे थे अभी कि स्पर्म होता है, ओवम होता है, और उससे मिलकर क्या बनता है, जाइगोट बनता है, इतना हम जानते हैं। जब जाइगोट बना, ये किससे बना, दो सेल्स थे, एक स्पर्म था एक ओवम था, उन दोनों ने मिलके एक जाइगोट बनाया, और फिर जाइगोट से बना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बना फिर फीटस। अब हम क्या इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। स्पर्म एक सेल है, ओवम एक सेल है, जिनसे जाइगोट बना, सिंगल सेल मिलके, और फिर जाइगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, एम्ब्रियो फीटस, फिर पूरे बच्चे का इस तरह से डेवलपमेंट हुआ, इस तरह से बन गया पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म। बट इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम स्टार्टिंग लाइक टाइम इमेमोरियल, हमको पता नहीं इंसान कैसे बना। साइंस के अकॉर्डिंग कई थ्योरीज हैं, कुछ रिलीजियस बेसिस पर कोई थ्योरीज हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एक बिग बैंग थ्योरी के नाम से आती है, हमारा मतलब ये सौर मंडल किस तरह बना है। फिर उसमें एक थ्योरी और भी आती है कि कुछ गैसेस थी और कुछ केमिकल्स थे, नाइट्रोजन, मीथेन वगैरह, कार्बन वगैरह, वो सब साथ में आए, पास में आए, उनसे डीएनए बना, फिर उससे सेल बना, फिर आगे चल के लाइफ इस तरह से चलती रही, फिर बंदर बने, बंदरों से इंसान बने, इस तरह से काफी करोड़ों साल तक लाइफ सिर्फ समुद्र में रही, फिर वहां के जितने भी एनिमल्स थे बाहर निकले, इवोल्यूशन हुआ, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। रिलीजियस बेसिस पर एक अलग कॉन्सेप्ट ही चलता है। जैसे कि कुछ रिलीजन्स में माना जाता है कि क्रिश्चियंस कहते हैं कि इस दुनिया में जो है इंसान किसी इवोल्यूशन से नहीं बने हैं, बल्कि वो जो है गॉड ने उनको सीधा इस दुनिया में भेजा है, जो कि सबसे पहले ह्यूमन थे, उनका नाम था एडम। और ऐसा ही कुछ मुस्लिम्स में बताया जाता है कि रिलीजियस बेसिस की, मैं आपको सिंपल थ्योरेटिकल चीजें बता रहा हूँ आपको, इनके ऊपर ज्यादा आप अभी मत सोचना, मैं सिर्फ आपको एक इंटरेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। मुस्लिम्स में कहा जाता है कि आदम थे पहले इंसान जो थे, जैसे क्रिश्चियंस में ईव बोलते हैं, मुस्लिम्स में हवा बोलते हैं जो फर्स्ट फीमेल थी। ये सब चीजें हैं, कई कई थ्योरीज हैं। साइंस कहता है कि ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और जो सबसे पहला क्या बना था, एक सेल ही बना था, और उस सेल, वो सेल बना था, कई तरह के कुछ केमिकल्स गैसेस वगैरह थे, वो आपस में मिल गए और उन्होंने मिलके एक सेल बनाया। फिर इस सेल का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और फिर इस इवोल्यूशन से होते होते बहुत करोड़ों सालों में फिर इंसान बना, धीरे 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 धीरे। साइंस ये मानता है, बायोलॉजी ये मानता है, हम बायो के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा मेन मोटिव है एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो कोई और क्या कहता है अभी हम वो सब बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। अभी हमें अपना क्या करना है, नीट क्रॉस करना है, उसके बाद सारी बातें सोचेंगे, ठीक है।
तो ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है बच्चों, यहां तक कहानी हो गई सबकी, यहां तक सब जानते हैं। चलो अब इंसान बन गया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, ये इंसान की क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट, इनको हम कहेंगे जरूरियात, नेसेसिटीज या बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमंस की या एनिमल्स की, हम सभी की बात करें। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है बच्चों, क्योंकि हर एक एनिमल में रिप्रोडक्शन होता है, कुछ हैं एक्सेप्शंस जैसे कि वर्कर हनी बीज हैं, म्यूल्स वगैरह हैं, स्टेराइल कपल्स हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म सब में होता है, ग्रोथ सब में होती है। उसके बाद क्या है, हम जानते हैं एक वर्ड के बारे में जिसको हमने कहा ग्रोथ। बच्चों जब हम लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पर ग्रोथ के बारे में हमने काफी ज्यादा बात की थी। ग्रोथ के बारे में मैंने वहां आपको बताया था कि ग्रोथ दो तरह से हो सकती है, ग्रोथ इनसाइड से भी हो सकती है और ग्रोथ जो है वो आउटसाइड से भी हो सकती है। एक ग्रोथ का मैंने आपको क्राइटेरिया ये बताया था, इनसाइड से कैसी होगी, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अंदर से मसल्स जो है वो ग्रो ग्रो करने से मसल्स ये है, अब कोई मेरे यहाँ पर कोई मसल्स बाहर से आके तो लगाएगा नहीं। ठीक है, ये हो गई ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। अब एक होती है ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, ये जनरली हमें जो है नॉन लिविंग थिंग्स में देखने के लिए मिलती है, स्पेशली कुछ एग्जांपल्स इसके मैं बताऊं आपको, जैसे कि माउंटेन्स। अब माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर मिट्टी जमा होती चली गई, डस्ट पार्टिकल जमा होते चले गए, माउंटेन की हाइट बढ़ गई। सैंड ड्यून्स हैं, मिट्टी के टीले हैं, रेत के टीले हैं, रेगिस्तान में उनके ऊपर रेत आके जमा होती रहती है और वो उनका साइज बढ़ते चला जाता है। इस तरह की ग्रोथ को कहते हैं ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। अब एक ग्रोथ ऐसी है बच्चों जिसमें अगर मैं आपसे बताऊं कि सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया। मान लीजिए एक जाइगोट था, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, कुछ घंटे बाद उसने क्लीवेज डिविजन्स किए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो पूरा का पूरा बच्चा जो था उसका डेवलपमेंट हो गया, बेबी का डेवलपमेंट हो गया, सेल का नंबर इंक्रीज हुआ। वो भी एक तरह का क्या है बच्चों, वो भी एक तरह का ग्रोथ है, सेल का नंबर इंक्रीज होना। एक तरह का ग्रोथ ये है बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक सेल है और उसका साइज में इंक्रीज हो गया, जैसे कि अभी तो हम कह रहे थे एक सेल है और इस एक सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, जाइगोट से बहुत करोड़ों मिलियन सेल हो गए, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गई, ये भी एक तरह का क्या है, ग्रोथ है। अब हम कह रहे हैं यहां पर एक सेल ये था, ठीक है, मैंने कहा इस सेल का कुछ टाइम के बाद साइज ये हो गया, साइज इंक्रीज इन साइज, ये भी एक तरह का क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। तो ये कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये क्या है, देखो जो मैंने अभी आपको बताया, एक तो ये ग्रोथ है जो कि साइज में ग्रो हो रहा है, इसकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है सेल डिवीजन में, अगर ये नहीं होगा तो शायद सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। दूसरा है एक कि एक सेल से जो था, एक सिंगल सेल था और उससे बिलियंस ऑफ सेल बन गए, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, सेल का नंबर बढ़ गया। क्या ये भी सेल डिवीजन के बिना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो ये दोनों चीजें अब इसमें हम पढ़ेंगे, एक सेल से दो सेल कैसे बन रहे हैं, एक सेल से चार सेल कैसे बन रहे हैं, इसमें सेल का साइज बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सारी की सारी चीजों को बच्चों क्या बोला जाता है, पूरी जो एक पूरी की पूरी इसके ऊपर सब्जेक्ट है, पूरा का पूरी बुक है, इसके ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च है, एक अलग साइंस है पूरी, सेल डिवीजन। देखो, द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस बाय डिवीजन, सेल इंक्रीज देयर नंबर्स बाय डिवीजन। अब मैथमेटिक्स जितने भी टीचर थे वो सुन के इसको परेशान हो गए, बेचारे सदमे में, बोले क्या बोले तुम, क्या बोले तुम, सेल इंक्रीज देयर नंबर बाय डिवाइडिंग देमसेल्फ। ध्यान दो, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा बच्चों 50, ठीक है, 50 को हमने डिवाइड कर दिया दो से 50 को डिवाइड कर दिया दो से, 50 को अगर हम दो से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 25। ये क्या हो गया, हमारा कम हो गया ओरिजिनल प्रोडक्ट से, दो से डिवाइड किया हमने, क्या किया,
डिवाइड किया तो 25 हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, एक सेल होता है, हमने क्या किया, हमने बोला ये क्या हो गया, इसका डिवीजन हो गया। भाई ये एक सेल से दो सेल बन गए। जितने मैथ वाले टीचर थे सारे के सारे सदमे में चले गए कि सेल जो है वो मल्टीप्लाई होने से नंबर बढ़ने चाहिए। हम्म सेल मल्टीप्लाई देयर नंबर्स बाय द मीन्स ऑफ डिवीजन। अब डिवाइड करने से सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो मैथ वाले कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, डिवाइड करने से तो उसकी संख्या कम हो जानी चाहिए। यहाँ कैसे होगा कि आप कह रहे हैं कि डिवाइड करने से इनकी संख्या बढ़ गई। बवंडर मच गया, उस मैथ वाले सर कंफ्यूज हो गए एकदम से कि भाई क्या कहना क्या चाहते हो। तो फिर समझाया कि चलिए ये वो वाला डिवीजन नहीं है जो हम मैथमेटिक्स में डिवीजन बोलते हैं कि डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 4। ये डिवीजन जो है बेसिकली इसका मतलब है सिंपल सा बांट देना। बांट देना का मतलब है अगर एक सेल है उसको बीच में से दो टुकड़ों में करके दो अलग अलग हिस्सों में बांट दो, ये विभाजित करना है। ये इस तरह का विभाजित करना है कि हम सिंपली उसके दो टुकड़े कर दें। दो टुकड़े करने से क्या होगा कि वो अगर एक सेल इतना बड़ा है, इसके दो टुकड़े करोगे तो हाफ हाफ साइज के जस्ट इक्वल अमाउंट के दो नए सेल बन गए। बाद में क्या होगा, ये सेल अपना साइज मेंटेन करने के लिए ग्रोथ करेंगे। किस कैसी ग्रोथ होगी, ग्रोथ इन साइज होगी, क्योंकि बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, अंदर से ग्रो कर सकते हैं। इनसाइड ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इनमें हो सकती है, फिर ये बड़े हो जाते हैं। फिर जब ये बड़े हो जाते हैं फिर से ये डिवाइड करते हैं इसी तरह से। तो सेल मल्टीप्लाई देयर नंबर्स बाय डिवीजन। समझ गए यहां तक की बात। चलो बच्चों अब हम शुरू करते हैं। हमारे जो ये सेल डिवीजन होता है इसके लिए पूरा एक साइकिल है, एक पैटर्न है पूरा, जिसको बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं हम सेल साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। डिवीजन के लिए एक पूरा साइकिल है सेल का, जिसको सेल साइकिल बोला जाता है। अच्छा, इस पे सेल साइकिल पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं बच्चों, एक चीज और बता देना चाहता हूं। जब हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में, तो बच्चों सेल डिवीजन जो होता है वो दो तरह का असल में देखने के लिए हमें मिलता है। सेल में दो तरह का डिवीजन देखने के लिए मिलता है। एक डिवीजन जो होता है वो होता है माइटोसिस, दूसरा डिवीजन जो होता है वो होता है मियोसिस। ठीक है, दूसरा डिवीजन क्या होता है, मियोसिस होता है। और इनमें दोनों ही में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस को भी हम जानेंगे। पूरा का प्रोसेस, पूरे के पूरे इन दोनों के बारे में हम पूरा प्रोसेस जानेंगे। हम पूरा का पूरा जितने भी इसके बेसिक फैक्ट्स हैं, इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब हम यहाँ से जानेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम जो हमारा नॉर्मल सेल साइकिल है, और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोसिस के बारे में, उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बच्चों अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल में कुछ बेसिक स्टेप होते हैं। क्या होता है, कुछ बेसिक स्टेप होते हैं। यहाँ पर आपको ये पूरा एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, मे भी आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अभी लग रहा होगा, तो टेंशन नहीं लेने का। अभी इसको अपन लोग बिल्कुल एकदम सिंपल बनाएंगे, बहुत सिंपल बनाएंगे। तो सबसे पहला अगर हम सेल साइकिल की बात करें, तो सेल साइकिल में बच्चों, सेल साइकिल में कितने स्टेप होते हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं। सेल साइकिल में कुछ स्टेजेस होती हैं। इसमें जो सबसे पहली स्टेज है ये है G1। क्या है, कुछ फेजेस हैं, कुछ स्टेजेस हैं, G1। उसके बाद है एक एस फेज। इसके बाद है G2 फेज। और इसके बाद है क्या, एम फेज। ठीक है, और इसके बाद सीधा सीधा क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। तो बेसिकली अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो हमें मेनली इसमें कुछ एक दो चीजें और होती हैं, जैसे कि इसमें को बोलते हैं जी नोट फेज या G0 फेज जिसको बोलते हो तुम लोग। इसमें कुछ ये चीजें होती हैं। तो हमें इसमें चैप्टर में इसमें क्या पढ़ना है, हमें इसमें G1 फेज के बारे में पढ़ना है, एस फेज के बारे में पढ़ना है, G2 फेज के बारे में पढ़ना है, एम फेज के बारे में पढ़ना है। थोड़ा बहुत जी नोट के बारे में भी हमने इसमें देख लेना है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आपकी, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि सेल डिवाइड क्यों करता है। अभी तक हम देख रहे थे कि ऐसे डिवाइड करता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से सभी सेल मिलकर बने हुए हैं, ये सारी की सारी चीजें। लेकिन व्हाई, व्हाई सेल डिवाइड्स, क्यों अपना नंबर बढ़ाते हैं, क्या जरूरत है इनको, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर में बात करते हैं बच्चों। देखो क्योंकि
व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मैंने कई बार इसके ऊपर मेरे मन में ये सवाल आया था कि सेल को जरूरत क्या है डिवाइड करने की। ऐसे पढ़ा रहे आराम से, उसको क्या जरूरत है डिवाइड करने की। चलो उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बस और फिर शुरू कर रहे हैं इसको। वैसे तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ? या मैंने सुना है बच्चों, आजकल तुम लोग को ऐसे लेक्चर ज्यादा पसंद आने लगे हैं जिसमें टीचर कुछ शायरी कर रहा हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक देखा था इंस्टाग्राम रील में, एक मैडम थी, वो कुछ एक बढ़िया सी कुछ शायरी बता रही थी एक लड़के के ऊपर कि ये इश्क नहीं है खेल प्रिय, कैसे मुश्किल है अपना मेल प्रिय, और मैं बायोलॉजी सा सीधा हूँ तुम फिजिक्स सी कठिन प्रिय। ऐसे करके कुछ पढ़ा रही थी, तो उसके ऊपर भी ना मैंने एक था मेरे पास में एक आंसर था। उस जो वो शायरी मैडम बता रही थी उसमें उस लड़के को काफी बेचारा दिखाया उन्होंने। लाइक मैं सेल्फ स्टडी करने वाला ड्रॉपर छात्र, तुम बड़े कोचिंग की क्वीन प्रिय। तो लड़के को काफी बेचारा दिखाया कि लड़का भाई, लड़का है तो परेशानियां बहुत ज्यादा हैं उसको। ठीक है, परेशानियां हैं, वो स्ट्रगल करता है, लेकिन वो कामयाब भी हो जाता है। और जब वो कामयाब होता है तो उसको भी जो है काफी सारी चीजें मिलती हैं और बाद में उसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आते हैं। तो मैं सिर्फ उन मैम से ये कहना चाहता हूँ, अगर बच्चों तुम मेरा ये वाला लेक्चर देख रहे हो तो मैं इतना कहूंगा कि आपको मैं एक चीज सुनाता हूँ और आप चाहे तो उसको बता सकते हैं उन मैडम को, या इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उन मैम तक ये वीडियो पहुंच जाए। जो मैम ये सुना रही थी कि मैं सेल्फ स्टडी करने वाला ड्रॉपर छात्र, तुम बड़े कोचिंग की क्वीन प्रिय। मैं बायोलॉजी सा सीधा हूँ तुम फिजिक्स जेट सी कठिन प्रिय। मैं तुम जाती सिटी मॉल घूमने, मैं तलवंडी चौराहे पर लीन प्रिय। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जब अब से 15-20 साल बाद वो लड़का इश्क में बर्बाद होके फिर से उसने सक्सेस की राह चुनी, मेहनत की और वो कामयाब हो गया। और 10-15 साल बाद जब लड़की की शादी किसी जेठालाल सरकारी नौकरी वाले से हो गई और वो लड़का बन गया कलेक्टर किसी जिले का, तो अचानक उस लड़की से उसकी मुलाकात हो गई, टकरा गई वो कहीं उससे रास्ते में। तो लड़की की शादी जेठालाल से हो गई और लड़की जॉब वगैरह नहीं कर रही थी, तो वो लड़के से मिली और फिर देखो वो लड़की क्या कहती है उससे कि तुम मर्सिडीज से महंगे, तुम मर्सिडीज से महंगे, मैं छोटी सस्ती कार प्रिय। तुम मर्सिडीज से महंगे, मैं छोटी सस्ती कार प्रिय। सुनना जरा आगे। तुम मर्सिडीज से महंगे, मैं छोटी सस्ती कार प्रिय। तुम कलेक्टर मेरे जिले के, मैं लड़की बेरोजगार प्रिय। तुम कलेक्टर मेरे जिले के, मैं लड़की बेरोजगार प्रिय। तो कंडीशन 10-15 साल बाद चेंज हो गई, तो आप लोग इस चीज से बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होना। अगर आप एक लड़के हैं तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, दुनिया आपको बेचारगी की नजर से देखती है। ऐसा नहीं है, आप मेहनत करिए, आप कलेक्टर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, शेयर करना, चाहे इसको कट करके निकालना, पर उन मैडम तक ये रिप्लाई जरूर पहुंचना चाहिए कि हाँ, कंडीशन ये भी हो सकती है अब से 10 साल बाद। तुम मर्सिडीज से महंगे, मैं छोटी सस्ती कार प्रिय। तुम कलेक्टर मेरे जिले के, मैं लड़की बेरोजगार प्रिय। तो मजा आएगा। चलिए ठीक है। चलो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा है। अभी तक हम बात कर रहे हैं कुछ सेल के बारे में। हम बात कर रहे थे कि जरूरत क्यों पड़ी, हम बात कर रहे थे वाई, सेल को डिवाइड होने की जरूरत क्या है। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी सेल के ऊपर कि इसने सोच लिया कि चलो अब तो डिवाइड होके अपना नंबर बढ़ा ही लेते हैं। देखो, एक पर्सन है जिसको जिसको क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। जिसको क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने की वजह से बच्चे उसको क्या हुई, इंजरी हुई। और इंजरी में क्या हो गया, उसका पूरा का पूरा मसल्स वगैरह या स्किन या बोन, स्किन,
बोन क्या हो गया बच्चों, उसका डैमेज हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है। जब वहां कोई चीज डैमेज हो गई तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ जगहों पर तो ऐसी बेस्ट इतना तगड़ी कैपेबिलिटीज हैं कि वो उस डैमेज हुई जगह को क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। आपकी बाइक खराब हो जाती है, आपकी कार खराब हो जाती है, आपका एरोप्लेन, मतलब ठीक है एरोप्लेन तो होगा नहीं, आपका कुछ भी खराब हो जाता है तो आप जो है उसको क्या करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का क्या है, एक सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म है। इस सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म में सेल डिवीजन बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। वो कैसे, मान लीजिए अगर ये किसी की हड्डी है पैर की जो कि टूट गई है, जो कि क्या हो गई है, टूट गई है, जिसमें यहां से फ्रैक्चर हो गया। और फ्रैक्चर किस हिसाब का हुआ है अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, फ्रैक्चर मान लीजिए इसमें हड्डी ऐसे करके थी और ये टूट गई, इसके कुछ टुकड़े यहां से अलग हो गए, इसमें कुछ हड्डी इस तरह से ये टूट के अलग हो गई। एक्सरे कभी कभी आप देखोगे तो आपको इस तरह की हड्डी जो है वो टूटी हुई नजर आ जाएगी। ये हड्डी टूट के अलग टुकड़े टुकड़े हो गए, अब इसको ठीक कैसे करेगा डॉक्टर, इसको डॉक्टर ज्यादा कुछ इसमें नहीं करेगा, डॉक्टर इसमें सिंपल सा क्या करेगा बच्चों, इसमें डॉक्टर ये करेगा कि इस हड्डी को वो यहां से, सॉरी, इस हड्डी को वो क्या करेगा, वो इस हड्डी को यहां से और इस हड्डी को यहां से वो काट देगा। काट के सिंपल सा क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा उसके शरीर से, इसके शरीर से बाहर निकाल देगा। और आपने देखा होगा किसी का अगर एक्सीडेंट होके हड्डी टूट गई है ज्यादा, तो उसको क्या रहते हैं, उसके पैर में आपको स्टील के कुछ रोड से लगे हुए नजर आएंगे, जिसमें क्या करते हैं वो एक तरफ से इधर से छेद करते हैं हड्डी में, एक तरफ से इधर से छेद करते हैं, और इन दोनों रोड को कस के जो है वो टाइट कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ये जो हड्डी कट करके निकाल दी बच्चों, ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करती है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से ग्रो करना शुरू करती है और धीरे धीरे ये मिल जाती है। जब ये मिल जाती है तो ये नई हड्डी की तरह बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाती है। हालांकि मुझसे यहाँ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई है ये, लेकिन जब ये बनती है तो नई फ्रेश बोन की तरह बनती है एकदम से, और फ्रेश बोन की तरह बनती है तो एकदम से फ्रेश बिल्कुल न्यू बोन तैयार हो जाती है यहाँ से। और उसके बाद क्या करते हैं हम क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं इसमें, यहाँ से इसको जो इतना भी इसमें हमने रोड वगैरह डाली थी ये, इसको निकाल देते हैं इस रोड को, और निकालने के बाद में हमारे पास जो थी, जो हड्डी डैमेज हो गई थी वो निकाल दी थी, नई हड्डी जो थी, नई बोन जो थी वो बन के तैयार हो गई यहाँ पर इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये कमाल है सेल डिवीजन का, जो दो पार्ट डैमेज करके निकाल दिए थे, डैमेज हो गए थे वो निकाल दिए थे बीच के, उसके बाद वो नई हड्डी बन गई। ये जो हड्डी बनी है, ये बोन जो बनी है बच्चों, ये सेल डिवीजन की मदद से बनी है। सेल्स ने डिवाइड किया इंजरी होने के बाद में। या फिर दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं मसल्स का। मसल्स की अगर हम बात करें, आपको कभी साइकिल पे से गिरे होंगे, चोट लगी होगी, आपका वहां से गड्ढा हो गया होगा, छिल गया होगा, वहां पर नए सेल्स कुछ दिन में आ जाते हैं, जो आपकी नॉर्मल स्किन हो जाती है वो हो जाती है कवर। आप मेरा चेहरा देखेंगे, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो यहाँ पर एक निशान है, मेरे चेहरे पर कट लगा हुआ है, इतना लंबा लगा था बचपन में, पहले बहुत ज्यादा गहरा था, धीरे धीरे यहाँ पर रिकवरी हुई और बहुत छोटा सा निशान रह गया। तो यहां तक क्लियर है बच्चों, सेल डिवाइड क्यों करते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे कि पुराने सेल हो गए, सेल्स जो होते रहते हैं इनकी एक लाइफ होती है, और धीरे धीरे जो पुराने सेल्स हैं वो मर भी जाते हैं। डेड हो जाने के बाद में पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए वहां पर क्या आ जाते हैं, न्यू सेल्स आ जाते हैं डिवीजन के द्वारा। तो जैसे कि स्किन है, एपिथेलियल टिश्यू है, गट की लाइनिंग है, म्यूकोसल लाइनिंग है, हमारे स्टमक वगैरह की हर घंटे में रिपेयर होती रहती है। तो ये सेल डिवीजन का ही सारा कमाल है। तो सेल इसलिए डिवाइड करते हैं, पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, मरे हुए सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, चोट लग गई उसको भरने के लिए, या फिर नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। जैसे कि जाइगोट है, जाइगोट से पूरा का पूरा बेबी का डेवलपमेंट होगा, तो वहां पर उस पर्पस के लिए सेल डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर G1S G2M साइटोकाइनेसिस और जी नोट फेज, इनके बारे में हम कुछ चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर आप जो है आप लोग इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जी नोट वगैरह के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली जो फेज है इसमें, जब सेल को जरूरत पड़ती है डिवाइड करने की, तो सबसे अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, G1S G2 जो है इनको मिलाकर बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये G1 फेज है, ये यहां से शुरू हो रही है बच्चों। इंटरफेस जो है G1 से S और फिर G2 और फिर यहां जाकर ये खत्म हो गई।
इसके आगे तो G1S G2 इंटरफेस है, इसके आगे क्या है, पूरा एक M फेज है जिसको हम लोग माइटोटिक फेज भी कहते हैं, ये सिर्फ माइटोसिस भी कहते हैं। उसमें फिर फर्दर 3-4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहां तक क्लियर है? तो चलो सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं हम जी फेज के बारे में कि G1 फेज क्या है। तो G1 जो फेज है बच्चों, इसका सिंपल नेम जो रखा गया है वो रखा गया है G डिनोट्स फॉर गैप। गैप इसलिए बोला गया है क्योंकि अभी इसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ कुछ टाइम ले रहा है, डिवीजन से पहले गैप है जिसमें वो उस कुछ गैप में आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने क्लास ले रहा हूं, 1 घंटे से आप क्लास पढ़ रहे हैं, आप बीच में क्या लेंगे, अगली क्लास शुरू करने से पहले, अगले स्टेज में जाने से पहले आप क्या करेंगे, आप दूसरा सब्जेक्ट खोलने से पहले थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, बीच में 5 मिनट पानी पी लिया, बहन के जाके चाटा मार दिया, भैया को जाके उसके बाल खींच दिए, मम्मा को कुछ मजाक करके आ गए, पापा से तो आप डरेंगे नहीं तो बेल्ट पड़ेंगे आपको दबा के। तो क्या है ना कि एक लड़का था, उससे पूछा कि क्या कर रहे हो तुम, कौन सी क्लास में हो? कहता मैं कॉलेज में हूँ, कॉलेज में। कहता कहता अच्छा कॉलेज में है? कहता अच्छा कौन से डिग्री में, कौन से डिग्री में? कहता मैं 12th क्लास में हूँ। वक्त 12th क्लास में कॉलेज है तो स्कूल है वो, बेल्ट पड़ती होंगी अभी तुझे। तो ये बात है, अभी तुम्हें बेल्ट बेल्टे पड़ रही होंगी पापा की। तो गैप बीच में G1 गैप 1, G2 गैप 2। तो जी का मतलब क्या है, गैप। जी का मतलब क्या है, गैप। तो जो G1 फेज है, गैप 1 फेज है, इसमें सेल क्या करेगा, अपने आप को साइज में बहुत बड़ा करेगा। इसमें अपने आप का साइज क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज क्यों करेगा, चलो इसका एक लाइव एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, वहां से ज्यादा चीज हम समझ में आती है चीजें। बच्चों मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं, मान लो कल को आपकी शादी हो गई और आपके बच्चे पैदा हुए। बच्चे जैसे ही पैदा हुए, क्या आप डायरेक्ट तुरंत उनकी शादी करवा देते हैं? नहीं, पहले वो मैच्योरिटी को अटेन करते हैं, प्यूबर्टी, एडल्ट, 24, 25, 26, कुछ लोग 30 साल तक शादी करवाते हैं बच्चों की, 35 तक भी करवाते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, एक प्रॉपर एज का हमने वेट क्यों किया? ताकि इसलिए किया हमने वेट, ताकि उसमें उनमें मैच्योरिटी आ सके, एक रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो सके। तो यहां पर क्या है, जो सेल साइज में इंक्रीज कर रहा है, बेसिकली ये एक तरह की मैच्योरिटी ही अटेन कर रहा है। ये एक तरह का क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज में जाने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। तो ये जो जितनी भी इंटरफेस है वो बेसिकली क्या है, प्रिपरेशन है, सेल डिवीजन से पहले प्रिपरेशन है सारी की सारी। तो G1 फेज में सेल क्या करेगा, सबसे पहले अपने साइज को इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब तक सेल का एक स्पेसिफिक सरफेस वॉल्यूम रेशियो नहीं होगा तब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है आपकी सारी की सारी चीजें? उसके बाद देखो, अब एक और चीज है, इस वाले पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए मैंने कहा था सेल यहां से G1 फेज की बात अब हम अभी कर रहे हैं, हम अभी G1 फेज की बात कर रहे हैं। G1 फेज में सबसे पहला पॉइंट था कि साइज को इंक्रीज करेगा। साइज क्या था सेल का, सेल का साइज था इतना, उसने सेल का साइज फिर क्या कितना कर लिया, सेल ने अपना साइज इतना कर लिया, ठीक है। अब जब सेल ने अपना साइज इतना कर लिया, बीच में क्या था, न्यूक्लियस था, इधर भी न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया। अब जो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनल्स वगैरह और जितने भी थे, माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, वो क्या होंगे, उनका भी कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ये सारी की सारी चीजें किस में हो रही है, सिंगल सेल के अंदर हो रही है, अभी सेल ने डिवाइड नहीं किया है। चलो, G1 फेज, गैप 1 फेज, इसमें सेल अपना साइज इंक्रीज करेगा, एक प्रॉपर सरफेस वॉल्यूम रेशियो की तरफ बढ़ेगा। कुछ ऑर्गेनल्स हैं अपने, जो जितने भी सेल के अंदर चीजें प्रेजेंट होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनका डुप्लीकेशन करेगा, उनके और उनको कॉपी करेगा, नए नए बनाएगा उनको। उसके बाद क्या है, कुछ मोलिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब कि कुछ प्रोटीन वगैरह हैं, उनका जो है डिवीजन करेगा, उनका सॉरी उनका मल्टीप्लीकेशन करेगा, प्रोटीन वगैरह एक्स्ट्रा बनाएगा। और इसका जो टाइम है वो लगभग 6 से लेकर 12 घंटे तक चलता है। मतलब कि सबसे लंबी फेज कौन सी है, G1 फेज सबसे लंबी फेज है। उसके बाद में बच्चों G1 फेज में ये सारी चीजें होने के बाद में जो सेल है वो एंटर कर जाता है दूसरी फेज में, और दूसरी फेज का नाम है हमारा S फेज। और S यहां पर जो है, इस S का मतलब यहां पर है सिंथेसिस। इस चीज में किस चीज का सिंथेसिस होगा बच्चों, यहाँ पर इसमें सिंथेसिस होगा, यहाँ पर बेसिकली डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। मान लीजिए जो G1 फेज थी, नॉर्मल सेल था, वहां पर जो डीएनए था वो 2n था। डिप्लॉइड सेल में 2n होता है डीएनए,
एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, सिंपल सी बात है अभी यहाँ पर। लेकिन जब एस फेज कंप्लीट होने के यहां तक पहुंचा, तो कंप्लीट होके जब यहां तक आ गई एस फेज, उस कंडीशन पर बच्चे जब इसका डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, तो 2n पहले था और डुप्लीकेशन होगा मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम डबल अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के 2 सेल में डिवाइड होना है। तो इसका जो डीएनए है वो टोटल अमाउंट 4n हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछने के लिए हमें मिलता है, G2 फेज में सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट कितना होता है। ऑप्शन आपको देगा, ऑप्शन नंबर 1 देगा n, आपको ऑप्शन नंबर देगा 2n, आपको ऑप्शन नंबर देगा 3n, आपको ऑप्शन नंबर देगा 4n, आपको ऑप्शन देगा कि सेम एज इन G1, ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। अब आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ऑप्शन भी आ जाते हैं कभी कभी। तो इसमें क्या है, आपको ये ऑप्शंस उसने दे दिए, और ये ऑप्शंस देने के बाद में वो क्या कर रहा है, बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप बोलेंगे अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब उसका जो डीएनए था वो 2n ही होगा, क्योंकि अभी तो डिवाइजन हुआ ही नहीं है। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसमें G1 फेज में 2n होता है अमाउंट, लेकिन जैसे ही वो S फेज में जाता है, यहां पर डीएनए डुप्लीकेशन होता है, और एस फेज के खत्म होते होते लास्ट में यहां पर इसका डबल हो जाता है डीएनए, और यहां पर जो डीएनए का अमाउंट पाया जाता है वो 4n होता है। यहां पर डीएनए का अमाउंट 4n होता है। एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है एस फेज से रिलेटेड बच्चों, क्वेश्चन ये है, जो ये सिंथेसिस फेज होता है, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन सब जानते हैं होता है, यहाँ पर एक ऑर्गेनेल का रेप्लिकेशन और होता है बच्चों, उसका डिवीजन और होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन या कॉपी और होता है, और वो है क्या, सेंट्रोजोम, जो कि एम फेज में फिर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में हेल्प करता है। सेंट्रोजोम का भी यहां से कॉपी होगा, वो भी डबल हो जाएगा, या वो उसकी भी अपीयरेंस यहां पर आएगी, वो भी अपना अलग अलग मटेरियल बना लेगा। और एस फेज का जो टाइमिंग है वो लगभग 6 से 8 घंटे तक चलता है। ठीक है, चलो मान लो 12 घंटे, 12 और 8, 20, 20 और 3, 23 और 1, 24। तो लगभग ह्यूमन सेल जो है वो 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में 24 आवर्स में डिवाइड कर देगा। इस 24 आवर्स में से बच्चे अगर हम लोग बात करें, जो ये इंटरफेज है जो कि G1 से शुरू होकर यहाँ G2 तक जाती है, इस इंटरफेस का अकेले का जो टाइम है वो कितना है, 23 आवर्स है लगभग। और इसके बाद में जो सेल यहां से आगे जा रहा है डिवीजन में, माइटोसिस में, जब 1 से 2 होगा सेल का, जो एक्चुअल प्रॉपर डिवीजन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में ही हो जाएगा। समझ रहे हो। देखो, अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी, काफी इंटरेस्टिंग बात थी, मैं आपको बताता हूं बच्चों। उन्होंने कहा था, अगर मुझे एक पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी दी जाए और एक कहा जाए कि इस पेड़ को काटो, तुम्हें इस पेड़ को काटने के लिए 24 घंटे मिले हैं। 24 घंटे मिले, तो मैं उन 24 घंटे में से कितने, 90% टाइम जो है अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाने में लगाऊंगा, और लास्ट के 4 घंटे पेड़ काटने में लगाऊंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अगर किसी सिंपल से इंसान को पेड़ काटने के लिए दे दिया गया और उसको कहा गया ये कुल्हाड़ी है, काटो पेड़, वो सोचेगा फटाफट काटना शुरू करता हूँ, काट के फटाफट से एक तरफ कर देता हूँ। वो कुल्हाड़ी में उसने धार नहीं लगाई और वो काटना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ, जिस कुल्हाड़ी में धार लगी हुई नहीं है, जो शार्प नहीं है बिल्कुल भी, वो किस तरह से पेड़ काट पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। लेकिन वहीं पर आपने उसको 20 घंटे तक बैठा के चमकाया, कुल्हाड़ी को बेहतरीन तरीके से मजबूत कर लिया, और उसकी धार आपने ऐसे कर ली कि अगर किसी पे हल्के से लग जाए लकड़ी पे तो उसके 2 टुकड़े कर दे। लास्ट के 4 घंटे में तुमने 20 घंटे तैयारी की अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, एकदम वंडरफुल, शार्पनेस कुल्हाड़ी की जबरदस्त। लास्ट के 4 घंटे भी नहीं, तुम 2 घंटे में पेड़ को काट के गिरा दोगे। तो इसको कहते हैं टाइम का सही तरह से यूटिलाइज करना, और खुद को प्रिपेयर करना किसी हमारे मेन टारगेट के लिए। तो हम 23 घंटे का यहाँ पर देख रहे हैं, एक तरह से प्रिपरेशन चल रहा है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, और उसके बाद में बच्चों क्या हो रहा है, 23 घंटे तक जब प्रिपरेशन की है, उसके बाद 1 घंटे में ही माइटोसिस जो है निपट गया पूरा का पूरा, फटाफट से 1 घंटे में सेल 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। तो G1 फेज में साइज इंक्रीज, कॉपी ऑर्गेनेल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स कुछ बन रहे हैं, और 6 से 12 घंटे तक का टाइम है। गैप 1 फेज इसको बोलते हैं, प्रिपरेशन है डिवीजन से पहले सेल की।
उसके बाद एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। पीछे डीएनए का जो अमाउंट था वो 2n था, यहां पर इसको खत्म होते तक शुरू में 2n ही रहेगा एस फेज के। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि एस फेज के स्टार्टिंग में कितना जेनेटिक मटेरियल होता है, कितना अमाउंट है, तो आप लोग इस पे 4n लगा देते हो। नहीं, शुरू में 2n ही है, इसके बीच में से खत्म होने तक पहुंचता है, जब लास्ट हो गया तब ये 4n बनता है पूरा। क्योंकि कोई प्रोसेस चल रहा है तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम कैसे मानेंगे इसको कि पूरा है। तो लास्ट तक पूरा होने तक यहाँ पर 4n बनेगा। उसके बाद में क्या है, सेंट्रोसोम भी हमने बता दिया। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक और फेज है जिसको हम लोग बोलते हैं G2 फेज, या फिर सिंपल लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, इसी की तरह गैप 2 फेज भी इसको बोला जाता है। तो बच्चों गैप 2 फेज जो है, इसमें क्या होगा, सेल ने डीएनए भी अपना डुप्लीकेट कर लिया। मुझे एक चीज बताओ अब आप लोग, यहां पर एक सेल था, ठीक है, एक सेल है, न्यूक्लियस है, बाकी के ऑर्गेनल्स वगैरह भी इसमें हैं। इस सेल ने गैप 1 फेज में गया, साइज बढ़ा लिया, न्यूक्लियस ऐसा है, बाकी के ऑर्गेनल्स जो हैं वो कुछ डुप्लीकेट कर लिए। अब एक बात बताओ तुम मुझे, यहां पर ये सेल इतना बड़ा है, तब भी हमें लग रहा है कि इसके अंदर काफी कुछ सारी चीजें भरी हुई है। इस सेल ने अपना साइज बढ़ाया और जितनी चीजें अंदर भरी हुई थी वो सबकी सब डबल कर ली। यहां तक मतलब कि अगर ये जीवन फेज है तो इसके बाद इसने क्या किया होगा, सेल ने अपना जो जितना भी इसका जेनेटिक मटेरियल है, मान लो इतना था, तो इसको भी कॉपी करके डबल कर लिया था अपना। और जितने ऑर्गेनल्स थे वो सारे के सारे ऑर्गेनल्स भी इसमें क्या हो गए बच्चों, डबल हो गए। और ये वाली फेज है अब G2 फेज, मतलब एस मैंने इसमें बता दिया कि यहाँ पर डीएनए डुप्लीकेट हो गया है तो उसको G2 कंसीडर करते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट आगे चलते हैं, बीच में एस फेज का डायग्राम नहीं बना रहा। तो देखो, जहां तो एक छोटा सा डायग्राम भी इतना कंजेस्टेड लग रहा था, इसने साइज बढ़ा लिया तब भी कंजेस्टेड लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी क्या हो गया है, पूरा डुप्लीकेशन हो गया है। किस चीज का? हर एक ऑर्गेनल्स का, हर एक कंपोनेंट का सेल के अंदर। ठीक है, तो सेल क्या करेगा, अपने साइज को और इंक्रीज करेगा। और क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेल में हमें और ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, कभी हम सेल साइकिल रेगुलेशन भी पढ़ेंगे, मौका मिला था। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं बच्चों सेल साइकिल के, वो सारे के सारे यहां बनेंगे G2 फेज में, और इसका टाइमिंग लगभग 3 से 4 घंटे तक है। G1 S G2 ये हो गई इंटरफेज। जैसे ही G2 कंप्लीट होगी, यहां पर सेल एंटर करेगा लास्ट के डिवीजन वाले फेज में, जो एक तरह से हम कह सकते हैं सेल का क्या है बच्चों, एक्चुअल एक्चुअल क्या है, एक्चुअल साइटोकाइनेसिस, एक्चुअल डिवीजन, जिसमें सच में सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में, दो डॉटर सेल बनाएगा, एक्चुअल डिवीजन। तो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एम फेज। और एम फेज जो होती है मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना आप लोग, ये लगभग 1 आवर की ही होती है, लगभग 23 घंटे का टाइम इंटरफेज ही पी जाती है 95%। और जो एम फेज है वो 1 घंटे में सेल क्या कर जाता है, 2 डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है। 2 डॉटर सेल्स में ये स्प्लिट हो जाएगा। अब जो एम फेज है, इसमें अगेन कई सारी फेजेस होती हैं। इसमें हम इसको याद रख सकते हैं इस तरह से, पी मेट, पी मैट, या फिर नीचे से पढ़ोगे तो टेम्प पढ़ोगे, ऊपर से पढ़ोगे तो पी मैट पढ़ोगे। पी स्टैंड्स फॉर प्रोफेज, एम स्टैंड्स फॉर मेटाफेज, ए स्टैंड्स फॉर एनाफेज एंड टी स्टैंड्स फॉर टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और ये चारों की चारों मेन किसकी हैं, ये सब फेजेस किसकी हैं,
माइटोटिक फेज, एम फेज बोलूं इसको मैं या मैं इसको माइटोटिक फेज बोलूं, बात बराबर ही है। तो माइटोटिक फेज की फर्दर कौन कौन सी फेजेस हैं? एक प्रोफेज है, एक मेटाफेज है, एक एनाफेज है, एक टीलोफेज है। अब इन चारों फेजेस में क्या क्या होता है? अभी तक हमने देखा था, चलो सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट हो गए, हमने देखा डीएनए का डबल हो गया नंबर, सेल ने अपना साइज बढ़ा लिया। लेकिन अब हमें देखना है प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। अब हमें ये देखना है। चलो बच्चों थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, ये इस एक टेबल से अगर आपने पढ़ाई कर ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो क्वेश्चन आएगा अगर इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, तो वो आपका इस टेबल से आएगा वो क्वेश्चन। क्लियर है? इस टेबल से आपका वो क्वेश्चन आएगा, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चलो बात करते हैं। सबसे पहला हमने देखा प्रोफेज है, बीच में कुछ और छोटी छोटी फेजेस भी होती है, जैसे कि प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में एक फेज होती है जिसको हम प्रोमेटाफेज कहते हैं, छोटी सी फेज होती है। उसके बाद प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस। क्लियर? यहां पर क्या है बच्चों, देखो हमने कहा माइटोटिक फेज जब शुरू होती है, इंटरफेज के बाद में एम फेज जब स्टार्ट होती है, एम फेज में सबसे पहला सेल किस में जाता है? प्रोफेज के अंदर जाता है। प्रोफेज में क्या होगा, यहां पर सेल के डायग्राम भी दिखाए हुए हैं, सेल के डायग्राम भी यहां पर दिखाए हुए हैं। जब आप देखेंगे सेल के इस वाले पिक्चर को तो हमें कुछ चीजें यहां पर नजर आएंगी। जैसे कि अगर आप इसका थोड़ा, अगर आपको नजर आ रहा हो, बीच में जो ये है, इसमें जितनी भी न्यूक्लियर एनवेलप है वो आपको इस तरह से टूटा टूटा सा नजर आएगा थोड़ा सा। तो इस फेज में जितना भी न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। जो इस न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस न्यूक्लियोलस था वो भी डिसअपियर हो जाता है। और इस सेल के पोल्स के ऊपर, जैसा कि यहां आप देख रहे हैं, इन पोल्स पर मैं भी क्लियर से देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इसमें, क्लियर क्लियर हल्का हल्का। इन पोल्स पर क्या होता है बच्चों, यहां पर, चलो इसको थोड़ा सा ना अपन जूम कर लेते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा होगा आपको, है ना? अभी अच्छा क्लियर नजर आ रहा होगा। चलो आपका समझ में आना जरूरी है। हम्म, हाँ बच्चों, तो ये जो यहाँ पर एक सेल नजर आ रहा है, आप देखोगे यहाँ पर इसका जितना भी ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियर एनवलप वो टूट चुका है, डीएनए डबल हो चुका था एस फेज में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें इसके पोल्स पर यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो है वो इमर्ज होने लगे हैं, निकलने लगे हैं, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल हो गए हैं, वो हमें दिख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, नेकेड आइज से तो नहीं दिखेंगे। उसके बाद एक प्रोफेज के बाद और मेटाफेज के बीच में एक फेज है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोमेटाफेज। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम थे जो यहाँ पर कंडेंस हो रहे थे, ये क्या कहेंगे, कंडेंस होने शुरू हुए थे यहाँ पर, ये और ज्यादा कंडेंस होंगे क्रोमोसोम, देख सकते हैं आप यहाँ पर ऐसे, ये क्रोमोसोम है। और जो सेंट्रोमियर था वहां पर काइनेटोकोर्स आ जाएंगे, और जो स्पिंडल, ये फाइबर्स हैं, माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये काइनेटोकोर्स से अटैच हो जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। और ये पूरे स्पिंडल फाइबर और ये यहां से इस तरह से जो है इनसे अटैच हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक है। उसके बाद जो सेंट्रोसोम है वो मूव करेंगे, पोल्स की तरफ मूव करना थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। क्या होता है, सबसे पहला तो अभी कहानी चल ही रही थी ये स्पिंडल फाइबर वगैरह की, तो मेटाफेज में बच्चों क्या होगा, मेटाफेज के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल्स हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स हैं, वो कंप्लीटली डेवलप हो जाएंगे। अब एक चीज आपने यहाँ देखी, यहाँ क्रोमोसोम आगे पीछे इधर उधर पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए, लेकिन यहां आप देखोगे बिल्कुल एक लाइन में नजर आ रहे हैं हमको क्रोमोसोम, इस तरह से। तो मेटाफेज का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें जो क्रोमोसोम है वो एक लाइन में हमको
अरेंज मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। और जितने भी स्पिंडल हैं वो कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं किससे? क्रोमोसोम से। इस तरह से पूरा एकदम अच्छे से अटैच हो जाएंगे। अब जिसमें जितने भी सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो एनाफेज में क्या होगा? जितने भी सिस्टर क्रोमेटिड्स जो कि इस तरह से सेल से जुड़े हुए थे, इस तरह से ऐसे तो बनाते हैं हम स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का, तो इधर का इधर चला जाएगा, इधर का इधर चला जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो कोहेशन प्रोटीन होती है जो इनको जोड़ के रखती है वो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स वगैरह हैं वो आपस में टूट के इधर उधर चले जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ के अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो गए। और जो क्रोमोसोम उसके सॉरी इस वाली फेज को बोलते हैं एनाफेज, और एनाफेज जब पूरी होती है तो एक नई फेज सामने आती है, इसको बोलते हैं हम लोग टीलोफेज। टीलोफेज का मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि टर्मिनल पॉइंट की बात चल रही है अभी। तो टर्मिनल पॉइंट की अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल्स थे वो कतई एकदम बिल्कुल पीछे टर्मिनल की तरफ आ गए हैं अभी। और जो यहाँ पर क्या था, अब आप देखोगे इसका जो फर्स्ट स्टेज थी यहाँ पर न्यूक्लियस जो दिखाया गया था, इस न्यूक्लियस में मैंने कहा था कि आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे कि न्यूक्लियर पोर यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो रहा हो, इस तरह से करके उसको डिनोट किया गया है। पूरा पोर न्यूक्लियर एनवेलप को यूनिफॉर्मली नहीं दिखाया गया। ऐसा ही आपको टीलोफेज में देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप इस तरह से बनाया गया है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पर? अब डिफरेंस ये है इन दोनों में यहाँ पर कि ये वाला जो न्यूक्लियर एनवेलप था इसका ब्रेकडाउन हो रहा था, ये टूट रहा था। लेकिन ये वाला जो न्यूक्लियर एनवेलप है बच्चों ये नया बन रहा है नए सेल के लिए। तो इनका न्यूक्लियर एनवेलप का डेवलप होना शुरू होगा। माइटोटिक स्पिंडल्स जो है वो क्रोमोसोम्स से अलग हो जाएंगे, और उसके बाद सेल जो है वो एंटर करेगा साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में थोड़ा अलग होता है, प्लांट्स में थोड़ा अलग होता है। साइटोकाइनेसिस अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में कि साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? साइटोकाइनेसिस का मतलब बेसिकली क्या है? सेल का डिवीजन इनटू टू पार्ट्स। तो देखो एनाफेज में टेलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर का डिवीजन हो गया और दो न्यूक्लियस बन गए थे वहां पर। एक सेल ऐसा था कि इसमें क्या हुआ, टर्मिनल्स पर एक न्यूक्लियस इधर बन गया, एक न्यूक्लियस इधर बन गया। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस शुरू होगा। इसमें क्या होगा, अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल बाहर से अंदर की तरफ पिचकना शुरू हो जाएगा, सेल फरो। और एक न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चला गया, एक न्यूक्लियस नीचे की तरफ चला गया। ये ऐसे पिचकना शुरू होगा अंदर से बाहर से अंदर की तरफ, और उसके बाद फाइनली क्या होगा, ये दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये अपना क्या बढ़ाएंगे, साइज इंक्रीज करेंगे, साइज इंक्रीज करेंगे, और फिर जब इनको जरूरत पड़ेगी ये फिर से डिवाइड करेंगे। ये तो हो गया केस किसका, एनिमल्स का। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं, सेम कंडीशन है यहां पर, न्यूक्लियस भी अलग अलग हो गए हैं, टर्मिनल्स पर पहुंच गए, दोनों पोल्स पर पहुंच गए, लेकिन ये क्या था, एक प्लांट सेल था, एक प्लांट सेल था। तो प्लांट सेल में क्या होता है बच्चों, ये प्लांट सेल जो होता है इसमें बीच में क्या होता है, यहां पर कुछ मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट होता है। और जब ये मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट होता है तो ये एक प्लेट जैसे बीच में फॉर्मेशन हो जाती है, इसको बोलते हैं हम सेल प्लेट। क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। और ये जो सेल प्लेट है ये अंदर की तरफ से बनती है, प्लांट सेल में अंदर की तरफ से बनती है, बाहर की तरफ। जब ये अंदर की तरफ से सेल प्लेट बनेगी, और सेल प्लेट बनने के बाद में बिल्कुल दो सेल अलग अलग फिर डिवाइड हो जाएंगे जहां सेल प्लेट बनेगी। अब किस चीज से बनती है सेल प्लेट, ये है फ्रेगमोप्लास्ट।
इसके बाद सेल डिवाइड हो जाएगा। इस प्रोसेस को एनिमल्स में या फिर हम प्लांट्स में क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। अच्छा, इसमें एक स्टेज और है बच्चों, इसमें एक स्टेज और है, इसको हम कुछ, चलो पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात बता देता हूं मैं आपको। जो माइटोसिस डिवीजन है वो जनरली डिप्लॉइड सेल्स में होता है। वो किस में होता है, डिप्लॉइड सेल्स में। जैसे कि ह्यूमन में, अगर हम ह्यूमंस में स्पर्म और ओवम को हटा दें तो सभी में माइटोसिस होता है। सिर्फ और सिर्फ सेक्स से रिलेटेड जितने भी सेल्स हैं, गैमेट्स हैं या फिर गैमेटिक सेल्स हैं, उनमें हमें मियोसिस देखने के लिए मिलता है, बाकी सब में माइटोसिस होता है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स और ऐसे कुछ लोअर प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें हैप्लॉइड सेल्स में भी, जिनमें एन नंबर है क्रोमोसोम का, उनमें भी वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करते हैं। और इसमें ठीक है, ये सब चीजें हो गई, कुछ और तो नहीं बचा है। फिर मैं एक चीज बताऊंगा अभी आपको, सेल रिपेयर वगैरह में, ठीक है। हाँ, तो चलो यहाँ पर हम दो तीन चीजों के बारे में जल्दी से फटाफट से बात कर लेते हैं। एक तो हम बात कर लेते हैं जी नोट के बारे में, और एक हम बात कर लेते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन के बारे में। चलो बच्चों, देखो क्या कंडीशन होती है मैं आपको बताता हूँ। अनकंट्रोल्ड डिवीजन, सेल ने G1 S G2 स्टेज पार किए, एम फेज भी पार किया और उसने डिवाइड कर लिए। मान लो किसी पर्सन को यहाँ एक इंजरी हो गई थी, उसके हाथ में काफी ज्यादा जख्म हो गया था। 3 महीने तक जख्म उसका भरता रहा, धीरे 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 सेल की ग्रोथ होती रही और पूरा जख्म जो था वो भर गया। और जैसे ही मान लो ये किसी बंदे का हाथ है, यहाँ इसको जख्म लगा था, यहाँ इसको इंजरी हुई थी, इसको चोट लगी थी, यहाँ पर धीरे 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 भर गया, और भरने के बाद में ये बिल्कुल जिस लेवल में था उसी लेवल में आ गया। उसके बाद जो सेल्स का डिवीजन था वो रुक गया। वो रुकेगा, क्यों रुकेगा, क्योंकि सेल जब तक जरूरत थी डिवाइड कर रहे थे, जब उनको जरूरत नहीं होती है तो वो एक क्विसेंट स्टेज में चले जाते हैं, जिसको जी नोट फेज भी बोला जाता है। जब इनको जरूरत नहीं है डिवीजन की, अब मान लो किसी को इंजरी थी, इंजरी तो ठीक हो गई, अब सेल्स को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये सब प्रोसेस एक रेगुलेशन के द्वारा होता है, वो आपका भी शायद से टॉपिक नहीं है, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे कि जब इनको जरूरत नहीं है तो ये जीनोट स्टेज या क्विसेंट स्टेज में एंटर कर जाते हैं, और जो इनका डिवीजन वाली कैपेसिटी होती है, वो डिवीजन जो होता है वो इनका स्टॉप हो जाता है। फिर ये जो नॉर्मल फंक्शन है उसको परफॉर्म करने लग जाते हैं मैच्योर सेल्स की तरह। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है बच्चों, चाहे वो किसी वायरस के अटैक की वजह से हो, चाहे वो टोबैको की वजह से हो, चाहे वो स्मोकिंग की वजह से हो, जो सेल्स के अंदर रेगुलेशन होता है कि कब डिवाइड करना है और कब रुक जाना है, वो एबिलिटी खत्म हो जाती है। सेल ने क्या किया, एक सेल था, इससे 2 सेल बने, और 2 से करते करते मान लीजिए 1 मिलियन सेल बन गए, और उसके बाद जो जख्म था वो भर गया, तो ये रुक गया। लेकिन मान लो नॉर्मल कंडीशन में जख्म अगर नहीं भी है तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम रेगुलरली डिवाइड करके नए सेल्स बनते रहते हैं, पुरानों को रिप्लेस करते रहते हैं। उस कंडीशन में भी अगर सेल ने डिवाइड किया और उसका डिवीजन नहीं रुका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर, तो वो डिवीजन आगे बढ़ता ही जाएगा, और कई बार इस तरह की गांठ बन जाती है। कोई कहता है कि मेरे लीवर पे गांठ आई है, कोई कहता है कि मुझे मेरे चेस्ट में गांठ है, कोई कहता है मुझे स्किन के नीचे एक सिस्ट टाइप का फॉर्मेशन महसूस हो रहा है। तो वो उनको जनरली क्या बोलते हैं, ट्यूमर है, क्योंकि जो वो ट्यूमर क्या कहलाता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन है सेल्स का, जो कि बढ़ता चला गया। उसकी जरूरत नहीं थी बॉडी को, लेकिन तब भी वहां पर एक मांस का लोथड़ा बन गया।
मांस का जो है एक पूरा गुच्छा बन गया वहां पर, उसको हमने ट्यूमर का नाम दिया और फिर आगे चल के कैंसर बन जाता है जब आगे स्टेजेस में पहुंचता है। तो ये होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, जिसमें सेल्स की जरूरत नहीं है लेकिन वो डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वो किसी आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे, वो किसी ऑर्गन की फंक्शनिंग को रोक देंगे, वो उनमें पस पड़ जाएगा, उनका न्यूक्लियस बेकार हो जाएगा, जो मेटाबॉलिज्म उनमें होना था वो नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली ये बहुत ज्यादा ड्रेडफुल डिजीज है, बहुत ज्यादा फेटल कंडीशन हो सकती है। उसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स में स्पेशली क्या आता है, कैंसर आता है, कैंसर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ह्यूमन बॉडी में टाइम टू टाइम बहुत जल्दी जल्दी भी, जैसे कि स्टमक की जो लाइनिंग है 1 घंटे में वो रिप्लेस हो जाएगी, कुछ ऐसे सेल्स है पूरा 24 घंटा लगाते हैं। तो टाइम टू टाइम डिवीजन चलता रहता है रेगुलरली, अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से। लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि वो डिवाइड नहीं करते, वो डिवाइड नहीं करते, जिनमें कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, हार्ट सेल्स। क्या लिखा हुआ है? हार्ट सेल्स डू नॉट एग्जिबिट डिवीजन, हार्ट सेल्स डू नॉट एग्जिबिट डिवीजन। अगर हार्ट में इंजरी हो गई तो वो खुद को अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता, लिवर कर सकता है। लेकिन एक चीज और है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जितने भी सेल्स होते हैं ये भी डिवाइड नहीं करते, एक बार जो न्यूरॉन बन गए, जो हमारी मेमोरी हो गई वही रहेंगे। ब्रेन, ब्रेन के अंदर जो होते हैं, दिमाग के सेल जो होते हैं, वो नहीं करते। तो यहाँ पर करते भी तो बहुत बहुत ज्यादा कम, बहुत स्लो, इसीलिए किसी को दिमाग में चोट लग जाती है, मेमोरी चली जाती है, दोबारा आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो ये सब चीजें हैं इस चैप्टर में। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंटरफेस, एमफेस, सारा कुछ पढ़ लिया है अच्छे से। फटाफट जल्दी शेयर कर दो दोस्तों में, सब जगह शेयर कर दो। और जो मैंने बीच में बोला था कि तुम मर्सिडीज से महंगे, मैं छोटी सस्ती कार प्रिय, और तुम कलेक्टर मेरे जिले के, मैं लड़की बेरोजगार प्रिय। तो वो जो मैम ने जिसको ये बोला था, ये उन मैम तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए ताकि उनको पता लगे कि हाँ, बेचारे बन के नहीं रह सकते हैं हमेशा, और लड़के भी कुछ ना कुछ आगे कर सकते हैं। कंडीशन 10 साल बाद, 15 साल बाद मेहनत करेंगे तो चेंज भी हो सकती है। एक शेर में उसके ऊपर और कहता हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू तेरी आंख से निकल सकते थे, और तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो आज से ही प्रिपरेशन शुरू करो। एक जगह बैठे मत रहो सोच में कि मैं सिर्फ सोच में बैठा रहूंगा मेरा काम हो जाएगा, नहीं, आगे बढ़ो तभी आगे निकल पाओगे। अगर एक जगह रुके रहोगे तो झील के पानी की तरह रुके रहोगे। आगे बढ़ोगे रिवर की तरह, दरिया की तरह, तो एक दिन समुद्र से जाके मिल जाओगे, कामयाबी से जाके मिल जाओगे। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो। इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे दूसरे लेक्चर में।